हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 18 है। यहां पर हम लोग मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी देश की जो जनसंख्या है उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। यानी एक देश के पास केवल प्राकृतिक संसाधनों का होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके पास जनसंख्या भी होनी चाहिए ताकि वो उन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर पाए। तो किसी देश के संसाधनों को संपदा में बदलने के लिए मानव के जो प्रयास हैं ये आवश्यक हैं। जनसंख्या का जो आकार है और उसकी जो गुणवत्ता है ये संपदा पैदा करने में मदद करती है। ये जनसंख्या कितनी है, इसके अलावा जनसंख्या की गुणवत्ता कैसी है, गुणवत्ता से अभिप्राय जनसंख्या स्वस्थ है या नहीं है, उसके पास कोई स्किल या एजुकेशन है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें गुणवत्ता में आ जाती हैं। तो जनसंख्या का आकार और जो उसकी गुणवत्ता है ये संपदा पैदा करने में मदद करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता को व्यक्तियों के कुछ गुणों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, योग्यता और महत्वाकांक्षा के संदर्भ में आंका जाता है। इसलिए जनसंख्या को अक्सर मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन वहां पर कमी किस बात की है? वहां पर कमी है मानव संसाधन की। यानी वहां पर जनसंख्या भी है, प्राकृतिक संसाधन भी है, लेकिन वहां के लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, योग्यता ये सब चीजें नहीं है। इसी वजह से अफ्रीका कॉन्टिनेंट सबसे गरीब कॉन्टिनेंट माना जाता है, क्योंकि वहां के लोगों के पास प्रॉपर मात्रा में एजुकेशन, प्रॉपर मात्रा में स्किल्स नहीं है। इसी वजह से वहां के प्राकृतिक संसाधनों का वो उचित ढंग से दोहन नहीं कर पाए। जबकि जापान की बात करें तो जापान जैसा देश जिसके पास प्राकृतिक संसाधन जो है नगण्य है, शून्य के बराबर है, फिर भी वहाँ की जो जनसंख्या है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। वहाँ के लोग प्रॉपर तरीके से शिक्षित हैं, प्रॉपर तरीके से उनके पास योग्यता है। और जापान जैसा देश जिसके पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन ना होते हुए भी दुनिया का सबसे अग्रणी देश माना जाता है। तो जरूरी है कि किसी भी देश की जनसंख्या के पास शिक्षा हो, योग्यता हो, स्किल्स हो, ताकि वो अपने आप को मानव संसाधन में बदल पाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पर आता है। देखिए, मैंने यहाँ पर 2011 की जो जनगणना है उसके आंकड़े रखे हैं। तो अभी तक जो लेटेस्ट जनगणना है आपकी 2011 वाली है, अभी तक नवीनतम जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है लगभग 121.09 करोड़ है। हमारे देश का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन विश्व की कुल जनसंख्या की 17% जनसंख्या जो है यहाँ पर निवास करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है, जबकि विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसकी लगभग 17% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो हमारे जो भौगोलिक क्षेत्र है इस पर जनसंख्या का अधिक दबाव भी है, जैसा कि आप यहाँ पर आंकड़ों में देख पा रहे हैं। जनसंख्या का वितरण, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है ये समान रूप से वितरित नहीं है। हमारे यहाँ का जो जनसंख्या के जो औसत घनत्व है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये लगभग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उपजाऊ मैदान, नदी घाटियाँ और डेल्टा क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व जो है सघन है, यानी ये बहुत ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र हैं। जैसे कि बिहार और पश्चिम बंगाल की बात करें तो बिहार और पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का जो घनत्व है ये क्रम से 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यानी बिहार में कितना है? बिहार में जनसंख्या का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। वहीं जो पहाड़ी या पर्वतीय या रेगिस्तानी क्षेत्र हैं तो यहाँ पर जनसंख्या जो है बहुत कम सघन है, यहाँ पर विरल लोग रहते हैं, विरल जनसंख्या है। तो पहाड़ी, पर्वतीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का जो घनत्व है केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा भारत के शेष भागों जिनमें पठारी क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग शामिल है, इस पर भी जनसंख्या का जो वितरण है ये मध्यम है, काफी सघन नहीं है लेकिन मध्यम है। पर्यावरणीय कारक जैसे कि अधिक ऊंचाई, अत्यधिक ठंड और शुष्कता ये जनसंख्या वितरण को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त उच्चावच जलवायु, मृदा, वनस्पति प्रकार, खनिज, ऊर्जा के साधन और तकनीकी और आर्थिक विकास भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो ये सभी कारक जो बताए गए हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जनसंख्या वृद्धि, देखिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े बताए गए हैं, कैसे कैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं देश में जो जनसंख्या है ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। सन 1921 की बात करें तो सन 1921 में हमारी जो कुल जनसंख्या थी 25.1 करोड़ थी। लगभग 80 वर्षों में यह बढ़कर 1 अरब से अधिक हो गई। यानी सन 2001 तक आते आते यह जनसंख्या जो है लगभग 1 अरब पार कर गई। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है? जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है उसमें हुई प्राकृतिक वृद्धि तथा आप्रवासन द्वारा जनसंख्या में कुल बढ़ोतरी। आप्रवासन का मतलब क्या है कि लोग
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके जो बसते हैं वो आप्रवासन में आ जाता है। तो जनसंख्या की जो वृद्धि का अर्थ है कि उसमें हुई प्राकृतिक वृद्धि और आप्रवासन द्वारा जनसंख्या में कुल बढ़ोतरी जो हुई है उसको जनसंख्या वृद्धि के अर्थ में समझा जाता है। देश में हुए जन्म और मृत्यु के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। इन देश में जन्म और मृत्यु का जो प्राकृतिक मृत्यु का अंतर है इसको प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। ये कई बार टर्म पूछा गया है, प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं, तो जन्म और मृत्यु के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। इसके अलावा देश से बाहर जाने वाले और देश के अंदर आने वाले लोगों के बीच के अंतर को कुल प्रवासन कहते हैं। कितने लोग देश से बाहर जा रहे हैं, कितने लोग देश के अंदर आ रहे हैं, तो उनके बीच का जो अंतर है ये कुल प्रवासन कहलाता है। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के लिए प्राकृतिक वृद्धि मुख्य कारक रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1947 से पहले यानी आज़ादी से पहले हमारे देश में महामारियों का प्रकोप ज़्यादा रहा, यानी जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी और स्वास्थ्य सुविधाएं बेकार होने की वजह से हमारे यहाँ महामारियों का प्रकोप ज़्यादा रहा। इस वजह से 1947 से पहले स्थिति ये थी कि लोग बड़ी संख्या में बीमारियों से मरते रहे। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद क्या हुआ, सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर इन्वेस्टमेंट किया, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाए, टीके वगैरह विकसित किए गए, गांव-गांव तक अस्पताल वगैरह, गांव-गांव तक डॉक्टरों की पहुंच हुई। तो ऐसे करके क्या हुआ, ऐसे करके लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आया। तो स्वास्थ्य में सुधार होने की वजह से लोगों की जो जीवन प्रत्याशा थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, वो बढ़ गई। तो इसी वजह से यहाँ लिखा गया है कि हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के लिए प्राकृतिक वृद्धि जो मुख्य कारक रही है। वर्तमान की बात करें, अब लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है बढ़कर लगभग 70.15 वर्ष हो गई है, जो कि 1920 में मात्र 20 वर्ष थी। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अभी हमारे यहाँ वर्तमान में एक व्यक्ति औसत रूप से 70.15 वर्ष जीवित रहता है, जबकि 1920 में एक व्यक्ति केवल 20 वर्ष ही औसत रूप से जीवित रहता था। मृत्यु दर क्या है, मृत्यु दर अर्थात 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या बहुत घट गई है, परंतु प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वालों की संख्या, जन्म दर बहुत कम नहीं हो पाई है। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले जो हमारे यहाँ डेथ रेट ज़्यादा था, डेथ रेट ज़्यादा होने की वजह क्या थी, महामारियाँ थी, बीमारियाँ थी। अब क्या है, स्वास्थ्य सुविधा में सुधार होने की वजह से डेथ रेट कम हो गया। इसी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी जो जीवन प्रत्याशा है, ये बढ़ गई है। वहीं हमारे यहाँ जो बर्थ रेशियो है, यानी जन्म दर जो है, ये लगातार उच्च है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ की जनसंख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। यानी हमारे यहाँ जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा है, इसके अलावा जन्म दर ज़्यादा है हमारे यहाँ, और मृत्यु दर हमारे यहाँ कम हो गई है। तो जन्म दर ज़्यादा होने की वजह से, मृत्यु दर कम होने की वजह से हमारे यहाँ की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या संयोजन की। तो किसी देश की जनसंख्या पुरुषों और स्त्रियों, जिसमें बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था वाले शामिल हैं, इनसे मिलकर बनती है। तो जनसंख्या को साधारणतः 3 आयु वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है। बच्चे, देखिए बच्चे जो हैं 0 से 14 वर्ष की आयु वाले को बच्चों में रखा जाता है। प्रौढ़ावस्था में 15 से 59 वर्ष आयु वाले रखे जाते हैं, और वृद्ध में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले शामिल हैं। तो इसे जो है जनसंख्या का आयु वर्ग कहते हैं। देखिए जनसंख्या में प्रौढ़ावस्था वाला जो वर्ग है, 15 से 59 वर्ष वाला जो वर्ग है, इसको कार्यशील माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग कार्य कर सकते हैं और अपने आप अपना खर्चा उठा सकते हैं। वहीं बच्चों को, वृद्धों को डिपेंड माना जाता है, ये निर्भर हैं, ये कार्यशील लोगों पर निर्भर माने जाते हैं। इन तीनों आयु वर्गों में प्रौढ़ जनसंख्या का जो अनुपात है ये सबसे कम बदलता है। बच्चों और वृद्ध लोगों की जनसंख्या में मुख्य रूप से अंतर पाया जाता है। लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात का अर्थ है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो हमारे देश में लिंग अनुपात 9:43 है, अर्थात 1000 पुरुषों पर हमारे यहाँ 9:43 स्त्रियां हैं। केवल केरल राज्य जो है इसका एक अपवाद है। केरल राज्य में 1000 पुरुषों पर 1084 स्त्रियां हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है हरियाणा है। हरियाणा में 1000 पुरुषों पर मात्र 879 स्त्रियां हैं। साक्षरता की बात करें तो जिस व्यक्ति की आयु 7 वर्ष से अधिक है और वह समझ के साथ किसी भाषा को पढ़ लिख सकता है, साक्षर कहलाता है। तो ये साक्षरता का भी हमारे यहाँ वर्तमान में यही पैमाना है। साक्षरता अर्थात साक्षर लोगों का प्रतिशत जनसंख्या की गुणवत्ता बताने वाले संकेतकों में से एक है। यानी हमारी कितनी जनसंख्या साक्षर है, ये जनसंख्या की गुणवत्ता को बताने वाले संकेतकों में शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता जो है 82.14% है। वहीं महिला साक्षरता जो है 65.46% है। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है केरल राज्य है। केरल राज्य की 94% जनसंख्या जो है साक्षर है। वहीं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार है। बिहार की मात्र 61.80% जनसंख्या जो है साक्षर है। अब है गुणात्मक वृद्धि की ओर। देखिए 1960 और 70 के दशक तक विकास की अवधारणा में आर्थिक समृद्धि को केंद्र में रखा गया। यानी ऐसा माना जाता था कि अगर देश की अर्थव्यवस्था या जीडीपी ऊपर की ओर ग्रो कर रही है तो देश का विकास भी हो रहा होगा। लेकिन कई बार ये निष्कर्ष जो थे गलत साबित हो रहे थे।
मान लीजिए किसी देश में कुछ उद्योगपति हैं, उन उद्योगपतियों के हाथ में देश के बड़े बड़े बिजनेस हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जीडीपी उन उद्योगपतियों की वजह से ऊपर जाएगी, जबकि जनसंख्या का एक बड़ा तबका गरीब रह जाएगा। तो ऐसा ही कुछ देशों में देखने को मिला। बाद के समय में क्या हुआ कि बाद के समय में जो विकास वाला कॉन्सेप्ट है उसमें मानवीय विकास को शामिल किया गया। यानी वहां पर ये देखा गया कि केवल और केवल जीडीपी का बढ़ना या आर्थिक समृद्धि का बढ़ना ही विकास नहीं है, मानव विकास भी होना चाहिए। और मानव विकास में क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इसको शामिल किया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 80-90 के दशक तक आते आते जो मानव विकास की अवधारणा है, मानव विकास की अवधारणा जो है पूरी तरह से आर्थिक समृद्धि से अलग हो जाती है। तो यहाँ पर वही गुणात्मक वृद्धि की बात की गई है, यानी कि मानव विकास की बात की गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में हमारा उत्पादन बढ़ा है, लेकिन हमारे विकास की दर जनसंख्या वृद्धि की तुलना में पर्याप्त नहीं रही। क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग वगैरह बढ़े, ये सब चीज़ें बढ़ी, लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या की वृद्धि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। इस वजह से जो हमारे यहाँ विकास की जो दर थी वो जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में पर्याप्त नहीं है। गरीबी किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की सूचक है। यहाँ पे बताया गया है एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए एक व्यक्ति जिसके पास अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कम धन हो, तो उसे हम गरीब मानेंगे। तो किसी देश का जो विकास है उसके मानव विकास के संदर्भ में आंका जाता है। यानी कभी भी देश का जब विकास मापेंगे तो आर्थिक समृद्धि के कॉन्सेप्ट में नहीं मापेंगे, बल्कि हम मानव के विकास के संदर्भ में मापेंगे। मानव विकास में आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलू या दोनों अवयव शामिल होते हैं। मानव विकास के कुछ मूल संकेतक हैं, जैसे कि जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साक्षरता, जन्म दर और मृत्यु दर। तो इनको जो है मानव विकास के संदर्भ के रूप में, इनके मूल संकेतक के रूप में माना जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 1960-70 के दशक तक ऐसा माना जाता था कि आर्थिक समृद्धि ही विकास है, लेकिन 80-90 के दशक तक आते आते मानव विकास जो है यहाँ पर विकास के केंद्र में आ जाता है। तो यहाँ पर वही चीज समझाई गई है कि मानव विकास में क्या क्या है, कौन कौन से मूल संकेतक हैं। जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता है, जन्म दर और मृत्यु दर है। चैप्टर 18 के साथ ही क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी यहाँ समाप्त हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरी की पूरी सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत जल्दी आपको मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।